नमस्कार, मेरा नाम आशिता अंगरीश है। मैं बेसिक बीएससी नर्सिंग तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ। मेरी स्वास्थ्य शिक्षा का विषय सिस्टिक फाइब्रोसिस है। तो चलिए जानते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक विकार है, यानी ये रोग बच्चों को अपने माता पिता से हो सकता है। ये आपके शरीर के बलगम बनाने के तरीके को प्रभावित करता है। बलगम एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंगों या सिस्टम को काम करने में मदद करता है। हमारे शरीर में बलगम पतला और फिसलन भरा होता है, लेकिन अगर ये रोग हो तो इस स्थिति में बलगम गाढ़ा गोंद की तरह हो जाता है। ये बलगम फिर शरीर में कई समस्याओं का कारण बन सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस से हमारे फेफड़ों, एयरवेज और पाचन तंत्र में मोटी और स्टिकी बलगम बनने लगता है, जिससे इन्फेक्शन हो सकता है और शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। इस रोग का सबसे बड़ा नुकसान है कि इससे लंग फेलियर यानी फेफड़ों का काम करना बंद हो सकता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के लक्षण। श्वसन तंत्र के लक्षण। सिस्टिक फाइब्रोसिस से संबंधित गाढ़ा और चिपचिपा बलगम फेफड़ों में हवा अंदर और बाहर ले जाने वाली नालियों में फंस जाता है। इससे प्रत्येक लक्षण दिख सकते हैं: बार बार बलगम वाली खांसी आना, सांस लेते समय सीटी बजने जैसी आवाज आना, सांस न आना, व्यायाम न कर पाना, बार बार फेफड़ों में संक्रमण होना तथा नाक की नली में सूजन और बंद नाक। पाचन तंत्र के लक्षण। जो नालियां पाचन एंजाइम को अग्राशय से छोटी आंत तक लेकर जाती है, गाढ़ा बलगम उनमें फंस जाता है। पाचन एंजाइम के ना होने से आंतें खाने से पोषण नहीं ले पाती। उसका नतीजा कुछ इस प्रकार होता है: बदबूदार और चिकना मल, वजन न बढ़ना और न ही शारीरिक विकास होना, आंत में रुकावट, खासकर नवजात बच्चों में, गंभीर रूप से कब्ज होना, ज्यादातर शरीर से मल निकालते समय जोर लगाने के कारण मलाशय यानी बड़ी आंत का हिस्सा गुदा से बाहर निकल सकता है। जब ये बच्चों में होता है तो ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का कारण बन सकता है। माता पिता को एक डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए जिससे सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में जानकारी हो। अगर मलाशय का हिस्सा गुदा में आ जाए तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। तकनीकी परीक्षण और इलाज के कारण ये समस्या पहले के मुकाबले अब कम हो गई है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के कारण। सिस्टिक फाइब्रोसिस जीन में परिवर्तन या नामांतरण के कारण होता है, जिसे CFTR यानी सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन कंडक्टर रेगुलेटर कहा जाता है। यह जीन सेल्स के बाहर नमक और तरल पदार्थों के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगर CFTR इस तरह से काम नहीं करता है तो हमारे शरीर से स्टिकी बलगम निकलता है। यह बलगम श्वसन, पाचन और प्रजनन प्रणाली में पैदा हो जाता है और इसके साथ ही इससे पसीने में भी वृद्धि हो जाती है। जीन में परिवर्तन स्थिति की गंभीरता के साथ जुड़ा है। रिस्क फैक्टर्स। पारिवारिक हिस्ट्री। क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस एक आनुवंशिक विकार है, यानी अगर आपके परिवार में किसी को ये समस्या है तो ये आपको भी होने की संभावना बढ़ सकती है। नस्ल। हालांकि सिस्टिक फाइब्रोसिस सभी नस्लों में होता है, लेकिन उत्तरी यूरोपीय वंश के सफेद लोगों में यह सबसे आम है। निदान। पहले निदान का अर्थ है पहले ही उपचार का शुरू होना और स्वस्थ जीवन जीना। अमेरिका के हर हिस्से में नए पैदा हुए शिशुओं में ये 3 टेस्ट कराए जाते हैं ताकि सिस्टिक फाइब्रोसिस का पता चल सके। जैसे सबसे पहले ब्लड टेस्ट। ये टेस्ट इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन IRT के लेवल की जांच करने के लिए किया जाता है। जिन लोगों को यह रोग होता है उनमें खून में IRT का लेवल अधिक होता है। DNA टेस्ट। ये CFTR जीन के म्यूटेशन के लिए किया जाता है। तीसरा, पसीने का टेस्ट। इस टेस्ट के आपके शरीर में पसीने का टेस्ट किया जाता है। अगर सामान्य से अधिक परिणाम आता है तो इससे इस रोग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त होती है। कुछ लोग जिनका जन्म के समय इस रोग का निदान ना किया गया हो, उनका वयस्क होने तक CF का निदान नहीं किया जाता। यदि आपको सिस्टिक फाइब्रोसिस का उपचार। सिस्टिक फाइब्रोसिस का इलाज करने के लिए कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि फेफड़ों के संक्रमण को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक,
फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाने वाली नलियों में सूजन घटाने के लिए दवाइयाँ, बलगम को कम गाढ़ा करने के लिए दवाइयाँ जिससे उसे थूककर बाहर निकाला जा सके, उससे फेफड़े ढंग से काम करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर को सूंघ कर लिया जाता है जिससे ब्रोंकियल नालियों में की मांसपेशियों को आराम मिलता है और वो खुली रहती है। अग्राशय से निकलने वाले एंजाइम को टैबलेट के रूप में लिया जाता है जिससे पाचन शक्ति ठीक हो जाए और शरीर को खाने से पोषण मिल सके। दूसरा, छाती की फिजियोथेरेपी। छाती में जमे बलगम को कम गाढ़ा करने के लिए उसे खांसकर बाहर निकालना आसान होता है। छाती की फिजियोथेरेपी से बलगम कम गाढ़ा होता है। सामान्य रूप से इसे दिन में 1 से 4 बार किया जाता है। तीसरा, वेस्ट थेरेपी। कुछ यंत्रों से भी फेफड़ों का बलगम पिलाया जा सकता है। एक वाइब्रेट करती हुई छाती पर लगाए जाने वाले वेस्ट या फिर एक मास्क या ट्यूब से लगाया जाता है जिससे आप सांस छोड़ सकते हैं। पल्मोनरी पुनर्वास यानी पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। व्यायाम करने से हालत सुधर सकती है। सांस लेने की तकनीक जिससे बलगम पिघल सकता है और सांस लेने में आसानी हो सकती है। पोषण से संबंधित जानकारी, काउंसलिंग और रोगी को सहारा देना और अवस्था के बारे में जानकारी देना। पांचवा, सर्जरी और अन्य उपाय। नाक से बढ़ा हुआ मांस निकालना, जिसके लिए डॉक्टर आपके नाक में बढ़ रहे मांस को हटाने के लिए सर्जरी का प्रयोग कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है तो डॉक्टर शुद्ध ऑक्सीजन लेने की सलाह देते हैं जिससे आपका बीपी फेफड़ों में बढ़े नहीं। एंडोस्कोपी। एंडोस्कोप से बलगम में भरी हुई नलियों से बलगम निकाला जाता है। खाना खाने के लिए नली। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पाचन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है जिससे खाने से पूर्ण पोषण नहीं मिलता। कुछ समय के लिए डॉक्टर एक नली का प्रयोग करने के लिए कह सकते हैं जिससे सही तरीके से खाना खा सके और सोते समय खाने का पूरा पोषण मिल सके। यह नाली नाक से पेट तक डाली जाती है या फिर सर्जरी करके सीधा पेट में डाली जा सकती है। मल निकालने के लिए सर्जरी। अगर शरीर में रुकावट की वजह से मल नहीं निकल रहा तो उस रुकावट को हटाने के लिए सर्जरी की जाती है। फेफड़ों का प्रत्यारोपण यानी लंग ट्रांसप्लांट। अगर सांस लेने में समस्या है या फेफड़ों में जानलेवा संक्रमण है और एंटीबायोटिक नहीं खा सकते तो फेफड़ों को बदलवा लेना चाहिए क्योंकि ब्रोंकाइटिस में बैक्टीरिया फैलता जाता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस के जख्म और जटिलताएं। श्वसन तंत्र की जटिलताएं। ब्रोंकाइटिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस ब्रोंकाइटिस का एक मुख्य कारण है। इसकी वजह से श्वसन नालियों को नुकसान पहुंचता है। इसके कारण फेफड़ों से हवा अंदर या बाहर जाने में और ब्रोंकियल नालियों में से बलगम हटाने में मुश्किल होती है। ज़्यादा समय तक चलने वाला संक्रमण। फेफड़ों और साइनस में बलगम की मोटी परत होने के कारण इसमें बैक्टीरिया और फंगस उगते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस रोगियों को साइनस संक्रमण, ब्रोंकाइटिस और निमोनिया होने की संभावना हो सकती है। नाक में मांस बढ़ना। नाक की अंदरूनी त्वचा सूजी हुई होती है, इसके लिए उसे मुलायम मांस के टुकड़े बढ़ते हैं। खांसते समय खून निकलना। कुछ समय बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस की वजह से श्वसन नालियां पतली हो जाती हैं। इसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित लोगों को खांसते समय खून आता है। न्यूमोथोरैक्स। इस बीमारी में फेफड़ों की छाती से अलग करने की जगह में हवा भर जाती है। जिन वयस्क लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस है उनमें यह समस्या ज़्यादा होती है। न्यूमोथोरैक्स से छाती में दर्द होता है और सांस लेने में समस्या होती है। सांस की विफलता। कुछ समय बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस फेफड़ों की कोशिकाओं को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है जिससे वो ज़्यादा समय तक काम नहीं कर पाते। समय के साथ फेफड़े ढंग से काम करना बंद कर देते हैं जिससे जान का खतरा हो सकता है। समय के साथ हालत खराब होते जाना। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित लोगों की हालत समय के साथ खराब हो जाती है। उन्हें खांसी और सांस लेने की समस्या बहुत दिनों और हफ्तों तक रहती है। इसे एक्यूट एक्सरबेशन कहते हैं और इसका इलाज हॉस्पिटल में कराया जाता है। पाचन तंत्र की जटिलताएं। पोषण में कमी। बलगम आपकी अग्राशय से आंतों तक पाचन एंजाइम ले जाने वाली नालियों को जाम कर देता है। इन एंजाइम के बिना शरीर प्रोटीन, वसा और वसा पचाने वाले विटामिन से मिल रहे पोषण को नहीं ले पाता। डायबिटीज। शरीर में चीनी पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है जो अग्राशय से मिलता है।
सिस्टिक फाइब्रोसिस से डायबिटीज होने की संभावना बढ़ जाती है। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित 30% लोगों को 30 साल की उम्र तक डायबिटीज हो जाती है। बाइल डक्ट का जाम होना। बाइल को लीवर से पित्त की थैली तक लेकर जाने वाली नली जाम हो जाती है और सूज सकती है, जिससे लीवर में परेशानियां और पित्त की पथरी हो सकती है। आंत्र रुकावट। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित लोगों को आंत्र रुकावट किसी भी उम्र में हो सकती है। यह समस्या बच्चों और वयस्कों में ज्यादा होती है। इंटोसोसेप्शन एक ऐसी अवस्था है जिसमें आंत का एक हिस्सा अपने ऊपर एकॉर्डियन की तरह फोल्ड हो जाता है। डिस्टल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन सिंड्रोम। यह विकार आधे या पूर्ण रूप से रुकावट कर देता है, जिससे छोटी आंत और बड़ी आंत मिल जाते हैं। रिप्रोडक्टिव तंत्र की जटिलताएं। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित सभी पुरुष बांझ होते हैं, क्योंकि जो नली अंडकोश को प्रोस्टेट ग्लैंड से जोड़ती है वो या तो बलगम से पूरी तरह जाम हो चुकी होती है या फिर शरीर में होती ही नहीं है। कुछ प्रजनन क्षमता बढ़ाने के उपाय और सर्जरी के तरीकों से सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित पुरुष भी संतान प्राप्त कर सकते हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित महिलाएं बाकी महिलाओं से कम प्रजननक्षम होती हैं, परंतु वो गर्भवती होकर बच्चे पैदा कर सकती हैं। गर्भावस्था से सिस्टिक फाइब्रोसिस के जोखिम बढ़ जाते हैं। अन्य जटिलताएं, हड्डियों में से कैल्शियम कम होना यानी ऑस्टियोपोरोसिस। जिन लोगों को सिस्टिक फाइब्रोसिस की समस्या होती है उनकी हड्डियों में से कैल्शियम खत्म होने का जोखिम ज्यादा होता है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट और असमानता और पानी की कमी। सिस्टिक फाइब्रोसिस से पीड़ित लोगों के पसीने में ज्यादा नमक होता है, इसलिए उनके खून में मिनरल की असामान्यता हो जाती है। इससे लक्षण है कि दिल तेजी से धड़कना, थकावट होना, कमजोरी आना और बीपी कम होना।